हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वायरस की स्टडी कर रहे थे और वायरस में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है। इवन लास्ट में हमने पोलियो वैक्सीन पर भी बात की। अब कुछ विषाणु जनित बीमारियों की बात हो जाए, है ना। तो सम वायरल डिसीजेस, है ना, सम वायरल डिसीजेस, विषाणु जनित बीमारियां। ठीक है, इसमें हम देखें तो जंतुओं में विषाणु जनित बीमारी, जैसे आपने एड्स सुना होगा, ये HIV के द्वारा होता है ना। उसके बाद में स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना। इसके बाद में आपका इन्फ्लुएंजा, ये। इसके बाद में आपका हर्पीज, मम्स डिसीज है। तो ये NCERT में दी गई बीमारियां हैं। जैसे कोरोना डिसीज है, हेपेटाइटिस है, डिसीज, पोलियो डिसीज है ना। और जो कॉमन कोल्ड भी वायरल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम। तो ये कहीं ना कहीं वो बीमारियां हैं जो जंतुओं में देखने को मिलती है। अब पौधों में, पादपों में विषाणु जनित बीमारी। अब प्लांट्स में कौन कौन सी है, जैसे आपने टोबैको मोज़ेक सुना ही है। टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, TMB डिसीज बोलते हैं। उसके बाद में टर्निप, ये कहाँ हो रही है? टर्निप बीमारी हो रही है शलजम में, ठीक है। तो ये तो हो गई तंबाकू की बीमारी, और ये है सलजम में ये बीमारी है, ठीक है। टर्निप मोज़ेक वायरस, क्लियर। इसके बाद में है एक बंची टॉप ऑफ बनाना। ये केला के अंदर एक बीमारी होती है, बंची टॉप ऑफ बनाना,
पोटैटो लीफ रोल है, टोमेटो लीफ रोल है, तो ये हैं तो सही, ये सब नहीं पूछी जाती। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, तो ये तो कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है। क्लियर। अब इसके बाद में हम कुछ विषाणु जनित बीमारियों के लक्षण पढ़ना चाहेंगे। ठीक है। कैरेक्टर्स रिलेट विथ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। तो पौधों में विषाणु जनित बीमारियों के लक्षण। ठीक है। तो जैसे मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, लीफ का मुड़ना, लीफ कर्लिंग है ना, ये। फिर है लीफ येलोइंग and vein clearing, वेन क्लियरिंग का मतलब है इसमें नेक्रोसिस टाइप का हो जाता है, टिश्यू डिग्रेड हो जाता है, और टिश्यू डिग्रेड होने पर क्या होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट शेप की हमें वो नज़र आती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और मोज़ाइक फॉर्मेशन है जहाँ बंची टॉप ऑफ पपाया, यानी कि इस तरीके से पत्तियां इस तरीके से श्रिंक हो जाती, और या फिर ये कर्लिंग हो जाती। कर्लिंग का भी मतलब सेम ही होता है कि वो मुड़ जाती। अच्छा, अब आती है स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ इनहिबिशन एंड स्टंट ग्रोथ। तो कह सकते हैं स्टंट ग्रोथ मतलब वृद्धि का अवरुद्ध होना, वृद्धि अवरोधन। ठीक है। तो ये कुछ 4 कैरेक्टर हैं, एनसीईआरटी ने वायरस वाले हिस्से में दे रखे हैं, तो हमें इन्हें याद रखना है। तो ये थी कुछ कैरेक्टर्स जो विषाणु जनित बीमारियों के हैं। ऊपर कुछ हमने 3 आपको बीमारी लिखी हैं जो विषाणु द्वारा प्लांट के केस में होती, जैसे एक कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस भी होता है ना, तो वो भी आप लिख सकते हो। जो हमने आपको एक टेबल बनाया है उसमें भी इसका मेंशन कर रखा है। तो आगे हम पढ़ते हैं कुछ नया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरॉइड। क्या? वायरॉइड। वायरॉइड किसे कहते हैं? वायरॉइड ठीक है। इंफॉर्मेशन कम है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन इससे अक्सर पूछा जाता है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद करो। इनको भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना है। आर.एच. विटेकर ने इनको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। और फर्दर जो इंपॉर्टेंट बात है वो कुछ ऐसे है कि इसमें ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं। इनमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन का कैप्सिड भी इनके ऊपर नहीं होता है। उसके बावजूद भी ये पोटैटो स्पिंडल डिसीज कॉज करते हैं आलू के अंदर। तो कह सकते हो यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने होते हैं आरएनए से बने होते हैं। इन पर विषाणु के समान प्रोटीन का आवरण कैप्सिड नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे वायरॉइड कहा जाता है। देखो, जैसे आपको याद हो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहने के पीछे वजह ये है कि वो न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के जैसा है, इसलिए हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये वायरस नहीं है, लेकिन वायरस के जैसा है, और इसीलिए हम इसे वायरॉइड नाम देते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इसे वायरॉइड कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जीनोम है, लेकिन वायरस के समान प्रोटीन का कैप्सिड नहीं है। ये आगे इनका अणुभार कम होता है। ठीक है? यह विषाणु से छोटे होते हैं। यह विषाणु से छोटे होते हैं। क्लियर? ये विषाणु से छोटे होते हैं। इनके द्वारा पौधों में पोटैटो स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज है कि नहीं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, सही है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इसे याद रखना, ये अक्सर पूछी जाती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज उत्पन्न होती है
उत्पन्न होती है। क्लियर? ऐसे यानी कि ये डिसीज भी कॉज करता है। यहीं पर एक बार और लिख लेते हैं, इन्हें कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का अपवाद एक्सेप्शन माना जाता है तथा इन्हें RH विटेकर के द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं दिया गया था, में स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, इनको 5 जगत वर्गीकरण में भी स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये वायरॉइड से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो इसकी खोज किसने करी थी? खोज थियोडाइनर, ये कब की? थियोडाइनर ने डिस्कवर की 1971 में इसकी खोज की गई। तो ये इंफॉर्मेशन थी अबाउट टू वायरॉइड। क्लियर? फिर से सुन लो, इसे खोजने वाला साइंटिस्ट था थियोडाइनर। अब इन्हें सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्यों कहा गया है? सोचो कि ये मात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में जो बीमारी फैलाते हैं, लेकिन इनकी संरचना देखी जाए तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से मिलकर बने। इनमें तो प्रोटीन भी नहीं। जहाँ तक कि हमने वायरस के जो करैक्टर में सबसे पहला करैक्टर यही माना था, यही इंक्लूड किया था कि वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल युक्त होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, आरएनए, इसमें तो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, प्रोटीन भी नहीं। उसके बावजूद भी इन्हें ऑर्गेनिज्म माना गया, मीन्स ये बीमारी फैला सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें एक्सेप्शन सेल थ्योरी में एक्सेप्शन के तौर पर स्टडी किया जाता है। चूँकि अकोशिकीय जीव है, इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, इसीलिए इन्हें RH विटेकर ने अपने वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं दिया था। ठीक है, अच्छा, इन्हें वायरॉइड क्यों कहते हो? वायरॉइड इसलिए कहते हो क्योंकि ये तो वायरस भी नहीं है, वायरस से छोटे पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर वायरस के समान प्रोटीन का कैप्सिड नहीं है, इसलिए इसे वायरॉइड कहा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इतनी ही लाइनें हैं, लेकिन यही अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ ही जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट की स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रियॉन। क्या है? प्रायोन या प्रियॉन। हम प्रियॉन की स्टडी करेंगे। इसकी प्रियॉन। प्रियॉन भी इसी टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, वो सिर्फ प्रोटीन से बना है।
और प्रियॉन का जिक्र पहले 12th की एनसीईआरटी में हुआ करता था। अभी पिछली ही साल जो एनसीईआरटी चेंज हुई है उसमें प्रियॉन पर इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसीलिए क्वेश्चन के चांसेस भी प्रियॉन से ज़्यादा है। प्रियॉन, ठीक है। खोज किसने करी? खोज प्रियूसनर, एक साइंटिस्ट हुए हैं प्रियूसनर, इन्होंने इसको खोजा है। यह सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई संरचना है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं डीएनए आरएनए, ये बात हो गई। इनकी प्रोटीन को संक्रामक प्रोटीन, इन्फेक्शियस एजेंट है ना, इन्फेक्शियस प्रोटीन, या इनकी प्रोटीन को संक्रामक प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन या इन्फेक्शियस एजेंट, एससी प्रोटीन। एससी प्रोटीन का मतलब है स्क्रैपी प्रोटीन, स्क्रैपी प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, यह विषाणु से छोटे हैं। इन्हें भी कोशिका सिद्धांत
सेल थ्योरी का अपवाद, सेल थ्योरी का अपवाद माना गया है, सेल थ्योरी का अपवाद माना गया। ठीक है। अच्छा, ये जो बीमारी पैदा करते हैं वो बीमारी एक्चुअली ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। यह है न्यूरो ट्रांसमिशन से संबंधित बीमारी उत्पन्न करते इनकी एक सामान्य बीमारी सामान्य बीमारी कौन है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी होती है, जिसे जंतुओं में मैड काउ डिसीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैड काउ डिसीज। और ऐसी ही एक बीमारी जंतुओं मनुष्यों में होती है। इसी प्रकार की एक अन्य बीमारी CR जैकब डिसीज, ये इसका पूरा नाम है क्रिड्सफील्ड जैकब डिसीज। इसलिए एनसीईआरटी ने शॉर्ट फॉर्म में CR लिख रखा। डिसीज मनुष्यों में होती है। ठीक है। अच्छा, प्रियन के संक्रमण से मस्तिष्क के गैंग्लियन नष्ट होते हैं। गैंग्लियन नष्ट होते हैं लोगों में
याददाश्त कमजोर हो जाती, याददाश्त, यादाश्त, याददाश्त कमजोर होती है। एल्जाइमर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। एल्जाइमर बीमारी के समान, बीमारी के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है प्रायोन की। प्रियॉन जो है सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, इन्हें भी आर.एच. व्हिटेकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी थी। इसके अलावा ये सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए अथवा आरएनए पूर्णतः अनुपस्थित है, और इन्हें एससी प्रोटीन, स्क्रैपी प्रोटीन या इन्फेक्शियस प्रोटीन या इन्फेक्शियस एजेंट, एनसीईआरटी ने इन्फेक्शियस एजेंट भी कहा के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रियुशनर ने इसे डिस्कवर किया है। अच्छा, इनको एक न्यूरोट्रांसमिशन डिसीज होती है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारी ये पैदा करते हैं। कहा जाता है कि ये डिफरेंट माध्यम के ज़रिए ये प्रियॉन जब ब्रेन में पहुंचते हैं तो ब्रेन में जाने के बाद में ये गैंग्लियन को डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं, और वैसी कंडीशन में वहाँ पर जो एनालिटिक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम सवालों के जवाब देते हैं, है ना, या स्पीचलेस, अगर कोई भाषण दे रहे हैं तो फिर बोलना ही वो भूल जाते हैं, तो स्पीचलेस हो जाते हैं। एल्जाइमर जो कि एक बीमारी है, बुढ़ापे में आती है, 50 साल की उम्र के बाद में लोगों में इस बीमारी के सिम्टम नज़र आते हैं। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। वैसे ही सिम्टम हमें इस प्रियॉन के इन्फेक्शन से नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है अबाउट टू प्रियॉन्स। ये चीज़ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं आपने वायरस की स्टडी कर ली है, आपने वायरॉइड को स्टडी किया है, और आपने प्रियॉन की भी स्टडी अभी भी कंप्लीट की है। क्लियर? तो इस तरीके से देखा जाए तो इस माइनर की जो इन्फॉर्मेशन है वो अब तक पहुंच जाती है। यहाँ से आगे की जो स्टडी है वो एक्चुअली अगले माइनर के लिए रखी गई है। तो अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। ठीक है? वैसे तो सही रूप में क्वेश्चन तभी होते हैं जब पूरा टॉपिक हो जाए, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वायरस से रिलेटेड हैं, मैं उनको यहाँ डिस्कस करता हूँ, और स्टार्टिंग के जो चीज़ें थी उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टडी करते हैं। ठीक है जी? तो ये प्रियॉन की स्टडी थी।
तो इसमें हम देखें स्टेज फिफ्थ है ना, स्टेज फिफ्थ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर है जो इससे रिलेटेड है, मैं उन्हीं की पे बात करूंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ICBN से क्या मतलब, और बड़े आराम से इसको समझ सकते हो। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन आ चुका है AIPMT प्री 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आया। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ, जो आप अभी पढ़ाए हुए सिलेबस से कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर जी। अगला क्वेश्चन है 29, जो क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्वेश्चन है AIPMT प्री 2009 का क्वेश्चन है, और 2009 में आपसे पूछा गया था कि थियोडाइनर ने खोज की थी एक संक्रामक प्रोटीन की, जीवाणुभोजी की, मुक्त संक्रामक RNA की, मुक्त संक्रामक DNA की। तो कह सकते हो कि थियोडाइनर ने मुक्त संक्रामक RNA की खोज की थी, यानी कि प्री एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल है, और ये RNA मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कर सकते हैं, प्लांट में डिसीज करते हैं, जो अपन ने लिखी हुई थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। तो ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन नंबर 30, जातिवृत्त वर्गीकरण से संबंधित है। जातिवृत्त वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? तो रासायनिक संगठन पर, पुष्प लक्षणों पर, क्रम विकास संबंधों पर, आकारिकी लक्षणों पर। तो याद करो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के विकास क्रम पर आधारित है। तो कह सकते हैं जातिवृत्त वर्गीकरण, जातिवृत्त फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जीवों के विकास क्रम पर आधारित हैं। जीवों के विकास क्रम पर आधारित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में देखा जाए तो वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? तो वायरस का जो बाहरी आवरण है उसे क्या कहोगे? वो कैप्सिड है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्रोड कह रहा है, विरियन कह रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन कह रहा है, कैप्सिड। तो 2010 का ये क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर आपका हो रहा है कैप्सिड, सेकंड, ठीक है। 37 का आंसर क्या है? सेकंड, कैप्सिड। कैप्सिड इसका बाहरी आवरण है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39। ये 39 क्या कह रहा है? 39 कह रहा है संक्रामक प्रोटीन किन में होते हैं?
अनुषंगी वायरसों में, जेमिनी वायरस में, प्रियॉन्स में, बायरॉयड में। 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओबियसली हमने प्रियॉन को क्या कहा था, इन्फेक्शियस प्रोटीन। क्या, तो इसका राइट आंसर होगा प्रियॉन। प्रियॉन क्या कहेंगे इसको, इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन नाम देंगे, ठीक है। ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 43। हम आपके मॉड्यूल से ही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 43 में आपके एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिया गया है, हमने पिछले ही लेक्चर में स्टडी किया है, तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। हेड, नेक एंड टेल इसका राइट आंसर होगा। जैसे इसमें दिया है ए में हेड एक ही ऑप्शन में है, वो थर्ड, तो आपका 43 का आंसर होना चाहिए थर्ड। अब इसके बाद में कि देखो ओबियसली बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन अभी अपने स्टडी की नहीं, तो मैं आपको जितना पढ़ाया जा चुका है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ, फिर इन्हें बाद में नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आप देखिए, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होने का स्पष्ट प्रमाण किस पर किए गए अध्ययनों से सामने आया था। AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन है, और ये बैक्टीरियो देखो, जीवाणु कवक, बायरॉयड, जीवाणु वायरस, तो बैक्टीरियोफाज इसका राइट आंसर होना चाहिए, बैक्टीरियोफाज। बिल्कुल बैक्टीरियोफाज है ना, तो इसका फोर्थ आंसर है। याद करो हमने आपको ये लिखा रखा है, नहीं समझाया था कि हर्षे चेस ने 1952 में प्रमाणित तौर पर ये बात बताई थी कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसके लिए उन्होंने बैक्टीरियोफाज तथा बैक्टीरिया, इन दोनों के आपस में जो इन्फेक्शन है, जो हमने वायरस की साइकिल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, उस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन भी कहते हैं, इसी को आधार बनाया था, इसी प्रोसेस को उन्होंने अपनी स्टडी का बेस बनाया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है 68 पर भी वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा गया है आपसे, वायरस के विषय में कौन सा एक कथन गलत है। तो इसमें लिखा है कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है। लो भाई, यही गलत लग रहा है। इन पर प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं होता है, ये बात सही है, प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं होता है। ये सभी परजीवी होते हैं, ठीक है। परजीवी इसलिए क्योंकि अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्हें होस्ट सेल पर ही इन्फेक्शन करना होता है, तभी ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। ये सभी कुंडलिनी समिति रखते हैं, तो समिति तो रखते हैं, सभी नहीं रखते, कुछ एक रखते हैं। देखते हैं 68 का आंसर अपना क्या है। 68 में फोर्थ है, तो ये क्षमता इसलिए क्योंकि उसमें होस्ट में जाके क्षमता रखते हैं, लेकिन कुंडली समिति की नहीं होती, स्पाइरल फॉर्म में नहीं होती। ये पॉलीगोनल होते हैं, राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। तो ये अच्छा है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 90 पर अगर अपन देखें तो इसमें लिखा है RH विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण में निम्न में से किसी आधार के रूप में उपयोग नहीं किया गया था।
है ना। तो सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति अनुपस्थिति, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, प्रजनन के ढंग, पोषण का अंग, कायिक संघनन मतलब बॉडी की जो जटिलता है। तो इसमें आंसर अपना सेकंड बताया गया था उस टाइम, हालांकि एनसीईआरटी ने इसे अभी भी लिख रखा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये नीट 2014 का क्वेश्चन है और इसमें आंसर ये रखा गया था ऐसे। अब है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में जाएं तो इसमें आप 2 रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 में आए तो लिखा है कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटिकांसक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। तो ये बात वही है, एक तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और दूसरा इस पे कुछ ऐसे बॉक्स टाइप के होना चाहिए। तो ये किस में दर्शाया जाता है, तो ये ऐसे पेटिकांस तंबाकू टीएमबी। तो सेकंड आंसर है इसका। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आरएन तो एज ए जेनेटिक मटेरियल था ही, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ ऐसी पेटिकाएं भी होना चाहिए इस तरीके से, तो ये कैप्सिड हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या है, ये जीनोम हो जाएगा SsRNA एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कैप्सिड। तो इसकी ये बात कर रहा है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन है ये आपका 94। अब है 95, विषाणुओं में क्या होता है। प्रोटीन आवरण 2014 का फिर क्वेश्चन है। प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, प्राक केंद्र की केंद्रक, अकेला गुणसूत्र, आरएनए और डीएनए दोनों। तो क्या होगा, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, अकेला गुणसूत्र, ये भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होंगे 95 में फर्स्ट। मतलब ये तो किसी में हो भी सकता है कि प्रोटीन से आवृत डीएनए, सही है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन में से तो कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही है ही नहीं। हालांकि ये भी 100% सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन से आबद्ध आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन से आबद्ध डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने इसको फर्स्ट आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 95, क्वेश्चन नंबर 95 एंड राइट आंसर इज 1, क्लियर। ऐसे अब है जैसे विषम को चुनिए, टाइफाइड, मम्स, रेबीज एंड इन्फ्लुएंजा। तो टाइफाइड जो बीमारी होती है वो अभी आप नहीं जानते हो, वो बैक्टीरिया से होती है, जबकि मम्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज ये सब होती हैं वायरल डिसीज। तो एक और चुनना था, अलग से क्या है उसे चुनना था। अब है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अरिस्टोटल वर्गीकरण के पितामह के तौर पर जाने जाते हैं, मतलब वर्गीकरण के पितामह के तौर पर जानते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी जीव की संरचना पर आधारित होती है। समुदाय विविधता आबादी का एक जूथ है। जॉन रे द्वारा जाति की परिकल्पना दी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 105 और 105 में आंसर है थर्ड, सामुदायिक विविधता आबादी का एक जूथ होता है। मतलब सही पूछा है, मतलब यहाँ कहा गया है कि जो कम्युनिटी होती है वहाँ पर जो सभी जीव होते हैं, सभी प्रकार के जीव होते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हर्बीवोरस हो, चाहे आपके कार्निवोरस हो, टॉप कंज्यूमर हो, ये सब मिलाकर एक कम्युनिटी बनाता है। हालांकि ये थोड़ा इससे अलग है। अब आता है 2000 RPMT का क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को
सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक मानते हैं? तो कैरोलस लीनियस, लुईस पास्चर, अरस्तू, थियोपेस्ट्रस। चूँकि यहाँ पर एंटोन वॉन लीवन है नहीं, तो लुईस पास्चर आएंगे, क्योंकि लुईस पास्चर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर जी? तो ये चीज़ है। अब एक 2017 में क्वेश्चन आया है, वायरॉइड विषाणु से भिन्न है, क्योंकि इनमें वायरॉइड विषाणु से कैसे भिन्न है ये बताया गया है। 164। तो क्वेश्चन नंबर 164 में ये पूछा गया है कि हाउ वायरॉइड आर रिप्रेजेंट डिफरेंसेस विथ वायरसेस। बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, दोनों नहीं होंगे ये। बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि वायरॉइड आर आरएनए मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी टाइप ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे लैक ऑफ कैप्सिड। इन पर कैप्सिड होती ही नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये हमने आपके क्वेश्चंस वो लिए थे जो कहीं ना कहीं आपके स्टेज 5 में हैं, जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है। इनके बाकी क्वेश्चन हम तब पढ़ सकते हैं जब हम बैक्टीरिया को भी पढ़ लें, क्योंकि इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो बैक्टीरिया वायरस के मिक्स्ड फॉर्म में है, इंडिविजुअल नहीं है ना। तो जब हम इन दोनों में की कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तब जाके हम इन्हें बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, और फिर आगे बैक्टीरिया की स्टडी आती है। क्लियर? ओके, थैंक यू।